आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो हम सब पर किसी न किसी तरह असर डालता है। हम अक्सर सुनते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया है या फिर डॉलर का रेट आसमान छू रहा है। हाल ही में जनवरी 2026 में ये 91 रुपये 55 पैसे प्रति डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन ये होता क्यों है? ये सिर्फ दो करेंसी की कीमत का आंकड़ा नहीं है। ये एक तरह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें भारत की नब्ज भी धड़कती है। आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इसी उलझी हुई कहानी को सुलझाएंगे। इसे एक जासूसी कहानी की तरह देखते हैं। रुपए के गिरने के पीछे कौन से अपराधी हैं? चलिए एक एक करके सबको कटघरे में खड़ा करते हैं। और इस केस में हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा संदिग्ध है, जो हजारों मील दूर बैठा है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व। बिल्कुल सही जगह से शुरुआत की आपने। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेड, वो जब भी अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल मच जाती है। इसे ऐसे समझिए कि फेड ने निवेशकों के लिए एक ज्यादा मजेदार पार्टी रखी है। अगर अमेरिका में सरकारी बॉन्ड्स पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? वो भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकालेंगे और अमेरिका में लगा देंगे। हाँ, और डॉलर खरीद कर अमेरिका में लगा देंगे। मतलब डॉलर की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है, क्योंकि हर कोई उसे खरीदना चाहता है। और जब किसी चीज की मांग बढ़ती है तो वो महंगी हो जाती है। लेकिन ये सोचना भी अजीब है कि वॉशिंगटन में बैठे कुछ लोग एक कमरे में जो फैसला लेते हैं, उसका सीधा असर भारत में किसी छोटे व्यापारी के इंपोर्ट बिल पर या विदेश में पढ़ रहे किसी छात्र की फीस पर पड़ता है। ये कनेक्शन उतना सीधा और उतना ही क्रूर है। हाँ, मोटे तौर पर यही होता है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात है, ये सिर्फ मांग नहीं है, ये घबराहट वाली मांग है। घबराहट वाली? हाँ, ये तर्क से ज्यादा मनोविज्ञान पर चलती है। जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल होता है, जैसे कोई जंग छिड़ जाए या कोई बड़ी महामारी आ जाए, तो निवेशक अपने पैसे को सबसे महफूज जगह पर रखना चाहते हैं। और दशकों से अमेरिकी डॉलर को दुनिया की सेफ हेवन करेंसी माना जाता रहा है। अच्छा। तो घबराहट के माहौल में लोग दूसरी करेंसी बेचकर डॉलर खरीदने लगते हैं, जिससे डॉलर और मजबूत हो जाता है। लेकिन डॉलर ही क्यों? दुनिया में और भी तो मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे यूरोप या जापान। ये डॉलर की दादागिरी कब से और क्यों है? ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया की देन है। ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी का दर्जा मिला। आज भी दुनिया का ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खासकर तेल का, वो डॉलर में ही होता है। अच्छा, तेल का व्यापार भी भागते हैं। ये एक आदत बन चुकी है, जो रुपए जैसी करेंसी के लिए हमेशा एक चुनौती बनी रहती है। ठीक है, तो पहला अपराधी हुआ अमेरिकी फेड और ग्लोबल अनिश्चितता, जो डॉलर को किंग बना देते हैं। अब आते हैं दूसरे संदिग्ध पर, जिसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा पड़ता है। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदता है। और यहीं पर कहानी और उलझ जाती है। जैसा मैंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का व्यापार लगभग पूरी तरह से डॉलर में होता है। तो जब भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत को उतना ही तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे फिर वही होता है, भारत के अंदर डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए पर जबरदस्त दबाव आता है। तो ये तो डबल मार हुई। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम बढ़ रहा है, और दूसरा उसे खरीदने के लिए जो डॉलर चाहिए वो भी रुपया देकर ज्यादा महंगा खरीदना पड़ रहा है। ये तो एक विशेष साइकिल बन जाती है। बिल्कुल। और इस साइकिल का सीधा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, जिससे हर चीज महंगी हो जाती है। हाँ, फल सब्जियों से लेकर हर चीज। इसे हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। ये वो महंगाई है जो हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं, और इसकी कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ती है। तो ये सारी बाहरी लहरें हैं जो भारत के किनारे से टकरा रही हैं। यस। लेकिन हमारी अपनी नाव में भी तो कुछ छेद हो सकते हैं जो इसे नीचे खींच रहे हैं। चलिए अब देश के अंदर के हालात पर नजर डालते हैं और अपने घरेलू संदिग्धों की जांच करते हैं। यहाँ सबसे पहले बात होती है ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटे की। हाँ, और ये हमारी अर्थव्यवस्था की एक पुरानी और लगातार बनी रहने वाली समस्या है। आसान भाषा में कहें तो हम दुनिया को जितना सामान बेचते हैं, यानी हमारा एक्सपोर्ट, उससे कहीं ज्यादा का सामान दुनिया से खरीदते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। और वो क्या क्या है? हम तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऐसी बहुत सी चीजें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। और इन सब आयातों का बिल चुकाने के लिए हमें डॉलर चाहिए।
लेकिन व्यापार घाटा तो भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो दशकों से चला आ रहा है। तो हाल के दिनों में ये रुपये पर इतना ज्यादा दबाव क्यों डाल रहा है? क्या घाटे का आकार बढ़ गया है या फिर दुनिया का माहौल बदल गया है? दोनों ही बातें हैं। एक तो घाटे का आकार वाकई में चिंताजनक स्तर पर है। हमारे स्रोतों के अनुसार Q2 FY26 में करंट अकाउंट डेफिसिट $12.3 बिलियन था और नवंबर 2025 में सिर्फ एक महीने का व्यापार घाटा $24.53 बिलियन तक पहुंच गया था। सिर्फ एक महीने का? हाँ, जब ये घाटा इतना बड़ा हो तो आपको इसे पूरा करने के लिए लगातार विदेशी निवेश की जरूरत पड़ती है। और जैसा हमने पहले बात की, जब ग्लोबल माहौल टाइट होता है तो वो निवेश भी आना कम हो जाता है। तो एक तरफ आपका डॉलर का खर्चा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ डॉलर की कमाई घट रही है। और ये कॉम्बिनेशन रुपए के लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। और डॉलर की कमाई का एक बड़ा जरिया है विदेशी निवेश, जिसे हम कैपिटल फ्लो कहते हैं। जब विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो रुपया मजबूत होता है ना? सही है। जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPIs या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स FDI भारत में निवेश करते हैं तो वे डॉलर लेकर आते हैं और उसे रुपए में बदलते हैं। इससे बाजार में रुपए की मांग बढ़ती है और वो मजबूत होता है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। और यही वो बात है जो हाल के दिनों में ज्यादा देखने को मिली है। तो ये FPIs एक तरह से अच्छे मौसम के दोस्त हुए। जब सब ठीक है तो पैसा आता है और जरा सी गड़बड़ हुई तो सबसे पहले भागते हैं। ये कहना शायद थोड़ी ज्यादती होगी, लेकिन FPI मनी को हॉट मनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत तेजी से आता और जाता है। जब उन्हें अमेरिका में बेहतर रिटर्न दिखता है या भारत को लेकर कोई चिंता होती है तो यही निवेशक अपना पैसा निकालने लगते हैं, जिसे कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं। हाँ, जब वे अपने भारतीय शेयर या बॉन्ड बेचते हैं तो उन्हें रुपया मिलता है जिसे वे वापस डॉलर में बदलते हैं ताकि अपना पैसा देश से बाहर ले जा सके। इस प्रोसेस में बाजार में अचानक डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपये की सप्लाई, नतीजतन रुपया तेजी से कमजोर होता है। एक स्रोत में उदाहरण दिया गया है कि कैसे FIIs द्वारा सिर्फ 3 महीने में की गई 7,146 करोड़ रुपए की बिकवानी ने भी रुपए पर बड़ा असर डाला था। अब एक और घरेलू फैक्टर की बात करते हैं जो थोड़ा छुपा हुआ लगता है, महंगाई यानी इन्फ्लेशन। हमारे स्रोतों में इन्फ्लेशन डिफरेंशियल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी भारत और अमेरिका की महंगाई दरों में अंतर। हाँ, और ये रुपए की लॉन्ग टर्म वैल्यू पर असर डालता है। इसे क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर से समझिए। अगर भारत में महंगाई अमेरिका से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि रुपया अपनी कीमत तेजी से खो रहा है। एक साल में 100 रुपए से आप जितना सामान खरीद सकते थे अब उससे कम खरीद पाएंगे। इसके मुकाबले अगर डॉलर अपनी कीमत धीरे धीरे खो रहा है तो वो रुपए की तुलना में वैल्यू को बचाकर रखने का एक बेहतर जरिया बन जाता है। एक मिनट, मुझे ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अगर भारत में महंगाई ज्यादा है तो RBI को तो ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए जिससे निवेशकों को ज्यादा रिटर्न मिले और रुपया मजबूत हो, तो फिर ये उल्टा काम क्यों कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है और यही वो दुविधा है जिससे हर सेंट्रल बैंक जूझता है। हाँ, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना एक स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन अगर दरें बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से बढ़ाई जाएं तो कंपनियों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है और निवेश कम हो जाता। बिल्कुल, और आर्थिक ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। तो RBI को एक बहुत ही महीन संतुलन साधना पड़ता है, महंगाई भी काबू में रहे और ग्रोथ की रफ्तार भी न थमे। आंकड़े देखें तो 2026 की शुरुआत में भारत में रिटेल महंगाई दर करीब 4.5% थी, जबकि अमेरिका में ये घटकर 2.4% के आसपास आ गई थी। ये लगभग 2.1% का अंतर लॉन्ग टर्म में रुपए को कम आकर्षक बनाता है। इन सब चीजों के बीच क्या हमारा सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI बस ये सब देखता रहता है या वो इस खेल में खिलाड़ी भी है? RBI एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, लेकिन वो एक रेफरी की तरह है जिसका काम खेल को पूरी तरह बदलना नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि खेल नियमों के दायरे में रहे। RBI का लक्ष्य रुपए की कीमत को किसी एक लेवल पर फिक्स करना नहीं है। उसका मुख्य काम है मार्केट में जो जबरदस्त उठापटक होती है यानी जो वॉलेटिलिटी है उसे कंट्रोल करना। अच्छा, तो सिर्फ वॉलेटिलिटी को? हाँ, जब रुपया बहुत तेजी से गिरने लगता है तो RBI बाजार को स्थिर करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचता है। मतलब लोग बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ा देता है ताकि बढ़ती मांग पूरी हो सके और रुपए को कुछ देर के लिए सहारा मिल जाए। ठीक इसी तरह। और अगर रुपया बहुत तेजी से मजबूत होने लगे, जो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उनका माल विदेशी बाजार में महंगा हो जाएगा,
तो आरबीआई बाजार से डॉलर खरीदना शुरू कर देता है। एक संतुलन बनाने की कोशिश। हाँ, ताकि अर्थव्यवस्था को अचानक बड़े झटके ना लगे। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि भारत के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो असीमित नहीं है। आरबीआई ग्लोबल ट्रेंड्स के खिलाफ बहुत देर तक नहीं लड़ सकता, वो सिर्फ गिरावट की रफ्तार को धीमा कर सकता है। और इन सब बड़े आर्थिक कारणों के अलावा एक और चीज है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है, बाजार की अटकलें और भावनाएं, यानी मार्केट सेंटिमेंट और स्पेक्यूलेशन। क्या अफवाहों और उम्मीदों का भी इस पर असर होता है? बिल्कुल। करेंसी मार्केट सिर्फ ठोस आंकड़ों पर नहीं चलता, ये भविष्य की उम्मीदों पर भी चलता है। ट्रेडर्स और सट्टेबाज इस बात पर दाव लगाते हैं कि भविष्य में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी या घटेंगी, या भारत का ट्रेड डेफिसिट कैसा आएगा। उनकी खरीद बिक्री से भी कम समय के लिए रुपए की कीमत में तेजी से उतार चढ़ाव आ सकता है, भले ही उस वक्त कुछ बदला ना हो। हाँ, भले ही उस वक्त अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों में कोई बदलाव न हुआ हो। कभी कभी डर का माहौल ही रुपए को गिराने के लिए काफी होता है, जो फिर एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। तो आज की इस पूरी पड़ताल के बाद तस्वीर काफी साफ हो जाती है। डॉलर के रेट का बढ़ना किसी एक कारण से नहीं होता। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है जिसमें वैश्विक और घरेलू कई वजहों का एक मिला जुला असर होता है। अमेरिका में ब्याज दरें, दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल और सबसे जरूरी कच्चे तेल की कीमतें, ये सब बाहरी ताकतें हैं जो डॉलर को मजबूत बनाती हैं और रुपए को धक्का देती हैं। और भारत के अंदर हमारा लगातार बढ़ता व्यापार घाटा, यानी हमारे इंपोर्ट्स का एक्सपोर्ट से ज्यादा होना, हाँ, विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना और महंगाई दर का अंतर, ये सब मिलकर रुपए पर चौतरफा दबाव डालते हैं। यहाँ तक कि आरबीआई का हस्तक्षेप भी अस्थिरता को रोकने की एक कोशिश है, जो दिखाता है कि ये मामला कितना जटिल है और किसी एक के काबू में नहीं है। बिल्कुल। तो इसका निचोड़ ये है कि जब वैश्विक स्तर पर डॉलर की मांग और मजबूती बढ़ती है और साथ ही भारत की डॉलर की जरूरतें, खासकर तेल और बाकी इंपोर्ट्स के लिए भी बढ़ जाती हैं, तब रुपया कमजोर होता है और डॉलर का रेट ऊपर चला जाता है। ये एक वैश्विक आर्थिक चक्र है जिससे भारत सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और इससे बच नहीं सकता। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये भी उठता है कि रुपए की कमजोरी क्या हमेशा बुरी होती है? अच्छा, हाँ, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है, इसके कुछ फायदे भी हैं। इससे हमारे आईटी और फार्मा जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर को फायदा होता है, क्योंकि उनकी डॉलर में होने वाली कमाई रुपए में बदलने पर ज्यादा हो जाती है। सही है। इसी तरह जो लोग विदेशों में काम करते हैं और भारत में अपने घर पैसा भेजते हैं, उनके भेजे हुए डॉलर्स की वैल्यू रुपए में बढ़ जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए आदर्श एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए? एक मजबूत रुपया जो इंपोर्ट को सस्ता बनाए और महंगाई कम करे, या एक प्रतिस्पर्धी रुपया जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे और देश की कमाई बढ़ाए? इस संतुलन को साधना ही शायद सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक चुनौती है।